नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 35वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। एग्रोनॉमी का 7वां यूनिट आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है, इरीगेशन मैंने पढ़ा दिया था, अब हम ड्रेनेज आज पढ़ने वाले हैं कि ड्रेनेज कहते किसको हैं और ड्रेनेज किया कैसे जाता है। देखो, बात समझो, क्या होता है कि जितना ही वाटर इम्पॉर्टेंट है किसी क्रॉप के ग्रो होने के लिए, उतना ही एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हार्मफुल है। अगर पानी कम हो जाएगा तो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी, क्रॉप्स सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं वाटर ज़्यादा हो जाए, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाए, तो भी बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है और हमारी क्रॉप लॉस हो जाती है। तो इसी वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो खेत में चला आता है बरसात के माध्यम से, या इरिगेशन करते समय मान लो किसी गलती से ट्यूबवेल चलाया और भूल गए, तो क्या हुआ, खेत में ढेर सारा पानी भर गया। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि खेत में से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब ऐसा पानी जो पौधों के लिए ज़रूरी नहीं है, उस पानी को खेत से बाहर निकालने को ही बोलते हैं ड्रेनेज। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद भी आएगा, अगर पसंद आएगा, आप पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ड्रेनेज पढ़ लेते हैं। ड्रेनेज देखो होता क्या है, टेक्निकली इसे कहते किसे हैं। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नोन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सरफेस और बिलो द सरफेस ऑफ द फार्मलैंड। मतलब हमारे जो फार्मलैंड यानी हमारा जो खेत है, खेत में से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसी को निकालना कहलाता है, उसी को निकालना होता है ड्रेनेज कहलाता है। जो ज़्यादा पानी खेत में हो गया है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पानी हो गया है, उसी को निकालना कहलाता है ड्रेनेज। सो एज टू क्रिएट फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर द प्लांट ग्रोथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रेन आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड। तो इसके कौन कौन से मेथड होते हैं ड्रेनेज के? ड्रेनेज के देखो मेथड होते हैं दो, एक तो सरफेस वाला मेथड होता है, एक सब सरफेस वाला मेथड होता है। देखते हैं, पहले तो होता है सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है, नॉर्मली यही ज़्यादातर किया जाता है सरफेस ड्रेनेज। इसमें जो सॉइल की ऊपरी परत होती है उस पर जो एक्सेस वाटर होता है वो एक तरफ किसी तरफ गड्ढा कर देते हैं और वहीं पर पानी सब इकट्ठा हो जाता है और वहीं से फिर निकाल लिया जाता है या बह के खेत से चला जाता है। फिर दूसरा सब सरफेस टाइप का ड्रेनेज है। अगर आपने सब सॉइल इरिगेशन पढ़ा होगा, सब सरफेस इरिगेशन, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उसी तरीके से यह सब सरफेस ड्रेनेज भी होता है। इसमें क्या होता है कि पानी जो होता है वो धीरे धीरे ड्रेन आउट करके ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के अंदर वहाँ से फिर सीवर लाइन बनी होती है और उधर से वो बह के चला जाता है। तो इसको बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। तो ये पौधों में तो एग्रीकल्चर फील्ड में कम किया जाता है, बाकी ये सरफेस ड्रेनेज वाला सिस्टम ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये जो सब सरफेस वाला ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज ज़्यादातर शहरों में बाढ़ से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो सरफेस वाला ड्रेनेज है ये एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा यूज होता है। सब सरफेस जो इरिगेशन है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, ये एग्रीकल्चर में यूज होता है लेकिन कम होता है। ज़्यादातर यूज होता है शहर को मैनेजमेंट करने के लिए कि शहर में अगर ज़्यादा पानी बरस जाए, बरसात हो जाए, तो उसको कैसे शहर से बाहर निकाला जाए जिससे जल भराव की स्थिति, वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो, तो उसकी वजह से इसको किया जाता है। तो जो सरफेस इरिगेशन होता है उसको अब देख लेते हैं। सरफेस इरिगेशन होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ ड्रेनेज। बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। जैसे मान लो इतनी बड़ी ये फील्ड है, अब इस फील्ड में पानी भर गया है, तो क्या करेंगे, एक गड्ढा यहाँ खोद दिया, एक गड्ढा यहाँ खोद दिया, तो अब ये दो गड्ढा हमने कर दिया। अब क्या होगा कि पानी यहाँ आएगा, क्योंकि गड्ढे में पानी ज़्यादा आके इकट्ठा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम पंपिंग मशीन लगाएंगे और यहाँ से पानी निकाल के खेत के बाहर कर देंगे। तो जितना पानी इधर यहाँ सबका है पूरे खेत का पानी, ये सब दौड़ के गड्ढे में आएगा और गड्ढे से फिर निकल जाएगा। तो इसी वजह से सरफेस इरिगेशन सबसे चीपेस्ट मेथड होता है। मोस्ट कॉमन इन इंडियन बाई डिगिंग ओपन ड्रेन एट सुटेबल इंटरवल ऑफ डेप्थ। मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि गड्ढा खोद के वो बना लेते हैं, फिर गड्ढे में पानी इकट्ठा होता है और उसको फिर निकाल लिया जाता है किसी भी मेथड से, चाहे पंपिंग मशीन लगा के, मोटर लगा के, मतलब किसी भी तरीके से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब इसी को बोलते हैं सब सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज, सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज। अब इसमें ड्रेनेज एट फ्लैट एरिया, ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरिया, ये सबसे
ज़्यादा यूज होता है, जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें करना इस वजह से नहीं होता है कि थोड़ा सा फ्लैट, जैसे ये फ्लैट एरिया है, तो इसमें क्या होता है, देखो अभी थोड़ा सा बताते हैं, पहले समझ लो क्या होता है। अगर किसी खेत का स्लोप 2% है, यानी कि बहुत हल्का सा स्लोप है, यानी कि ऐसे कह सकते हो कि ज़मीन अगर बराबर सी है, तो अगर बराबर ज़मीन होगी तो वहाँ पर इस टाइप का हम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो ड्रेनेज है, फ्लैट एरिया वाला ड्रेनेज, इसमें क्या करते हैं कि ये ऐसा है, एक फील्ड है, इसमें पानी भर गया है। अब इसमें क्या करेंगे कि किसी एक तरफ के, क्योंकि अब ये इसमें जो है स्लोप है वो 2% का स्लोप है, तो इसे मान लो कि इधर का स्लोप इस साइड को है, तो पानी इधर का क्या होगा, यहाँ आएगा। तो यहीं बीच में हम यहीं कोने पर एक गड्ढा कर देंगे और यहीं से पानी लंबी साइड से निकाल लेंगे। तो जो पूरे खेत का पानी है, ये पूरे खेत का पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा होके आएगा इस गड्ढे में, और यहाँ गड्ढे से हम फिर उस पानी को निकाल लेंगे। तो ये होता है। उसके बाद है ब्रॉड बेड और फैरो सिस्टम। ये ब्रॉड बेड और फैरो सिस्टम वाला जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये आपका ये खेत है, ठीक। अब इसमें क्या किया गया कि खेत के बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, जैसे मान लो इस खेत को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा कि एक तो ये है एक प्लाट और एक प्लाट ये है, तो ये एक बेड, ये ब्रॉड बेड बन गया, एक ब्रॉड सा बेड ये बन गया, मतलब एक बड़ा सा बेड ये और एक ये वाला बन गया। अब इसमें क्या करते हैं कि बीच में बिल्कुल खेत के बिल्कुल बीचों बीच में एक गहरी सी नाली बना देते हैं, ठीक। अब जब ये नाली बना देंगे तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ का होगा या यहाँ का होगा, वो इसमें बह के चला आएगा। किसमें? ये जो मेन वाली फैरो है, जिसको हम फैरो बोलते हैं, इस वाली नाली में आ जाएगा। फिर इस नाली से इस नाली को एक तरफ स्लोप कर देते हैं, एक तरफ को ढालू कर देते हैं, फिर वहाँ से वो पानी निकल के खेत के बाहर चला जाता है। तो यह होता है ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। ये भी काफ़ी यूज किया जाता है। फील्ड is laid out into 120 to 150 centimeter wide width and 45 centimeter wide furrow across the slope। इसमें क्या होता है कि ऐसे बनाते हैं लगभग 120 से 150 मीटर, यानी कि 120 मीटर लगभग ये रहेगा लंबाई, एक ये इसकी और एक इधर से ऐसे, तो 120 का ये हो गया, 120 का लगभग ये हो गया, और इसके बीच में ये जो है ये 45 सेंटीमीटर का क्या बना देते हैं, नाली बना देते हैं। जो भी मैंने फिगर बनाया था इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में, इससे जस्ट पहले जो भी एक फिगर बनाया था कि हाँ ये बीच में एक ये बेड हो गया, एक ये बेड हो गया, और यहाँ का पानी यहाँ, यहाँ का पानी यहाँ। तो ये वाली जो इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है इस फरो की, इस नाली की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। तो 45 सेंटीमीटर क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर जो पतला रखेंगे, ये नाली बहुत पतली रख देंगे, तो वाटर का फ्लो काफ़ी तेज होगा, और अगर तेज होगा तो सॉइल इरोजन भी होगा, पानी अपने साथ साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा, तो ये काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। हमको ये भी देखना होता है कि पानी बहे, मिट्टी ना बहे खेत की, क्योंकि मिट्टी बहेगी तो बहुत नुकसान करेगी, धीरे धीरे सॉइल की हेल्थ जो है वो ख़राब होती जाएगी। इसी वजह से वी हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट कि आपकी जो फील्ड है उससे पानी केवल जाए, मिट्टी ना बह के जाने पाए। उसके बाद क्या होता है, अबाउट 0.5% स्लोप इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री ड्रेनेज। क्रॉप आर सोड ऑन बेड हैविंग 2 or more than 2 rows each, द बेड आर 50 सेंटीमीटर राइज्ड। इसमें क्या होता है कि 0.5% का स्लोप दे देते हैं। जैसे मान लो ये खेत है और यहाँ बीच में ड्रेनेज वाली फील्ड बनाए, तो यहाँ से इसका स्लोप इस साइड में कर देंगे, मतलब एक किनारे किनारे पर ऊंचा रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दोनों तरफ का ऊंचा रहेगा, और 5% का स्लोप देके इधर को ढालू कर देंगे। तो जिससे क्या होगा कि पानी यहाँ का बह के आएगा इस नाली में, और यहाँ से फिर धीरे धीरे बह के बाहर चला जाएगा। तो ये ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम होता है। उसके बाद है ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम मेथड हैज वाइजली प्रैक्टिस इन ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब मूंगफली की जो खेती होती है वहाँ पर ज़्यादा यूज किया जाता है इसको। उसके बाद जो अगला है वो है सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, इस ड्रेनेज सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो पानी होता है, जो फील्ड के सरफेस का पानी होता है, इसको पहले क्या कर दिया जाता है कि धीरे धीरे सोख के ज़मीन के नीचे चला जाए, और ज़मीन के नीचे फिर अंडरग्राउंड नाली बनी होती है, उसी नाली से बह के चला जाता है। ये आपको जो ये लेआउट दिख रहा है, ये कैसा लेआउट है, ये सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम का ही लेआउट है। देखो ये आपकी फील्ड है, इधर आपकी फील्ड है, और इस फील्ड में देखो ये बीच बीच में ये क्या है, अंदर ये जो आप इसे ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं,
ये अंदर एक पाइप डाली गई है, ड्रेनेज वाली पाइप। तो इससे क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है, ये समझो बात को, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ का जो ये पानी है, ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे परकोलेट करके नीचे आएगा यहाँ, और यहाँ से आके ये जो ड्रेनेज वाली पाइप लाइन है, यहाँ से पानी बह के चला आएगा इस वाले बड़े वाले फरों में। उसके बाद यहाँ से ये बह के चला जाएगा नदी नाले में, मतलब किसी और लोअर जगह पर चला जाएगा और खेत से पानी निकल जाएगा। तो इस वाले ड्रेनेज सिस्टम को बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। अब इसमें क्या होता है, पर्पज इज टू लोअर डाउन द ग्राउंड वाटर लेवल बिलो रूट जोन। सब सरफेस ड्रेनेज इंक्लूड्स, इसमें क्या किया जाता है कि वाटर का जो लेवल है वो रूट जोन से नीचे चला जाए। रूट जोन से नीचे जाने का मतलब कि जहाँ तक पौधों की जड़ है वहाँ ज़्यादा पानी ना रहे, नीचे भले बहुत ज़्यादा पानी हो जाए। तो इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम यूज किया जाता है। फिर क्या है, टिल ड्रेन इंक्लूडिंग परफोरेटेड पाइप। इसमें क्या होता है, परफोरेटेड पाइप यूज किया जाता है। जो भी मैंने दिखाया था उसमें पाइप, उसी पाइप को बोलते हैं परफोरेटेड पाइप। मोल्ड ड्रेनेज सुटेबल फॉर द क्ले सॉइल, ये ज़्यादातर क्यों उसके लिए होता है मोल्ड ड्रेनेज, ये क्ले सॉइल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि क्ले सॉइल बहुत जल्दी से पानी में घुल जाती है और सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। इसी वजह से इस सॉइल को बचाने के लिए सब सरफेस इरिगेशन यूज किया जाता है। उसके बाद वर्टिकल ड्रेनेज बाय डिगिंग वेल इज कॉल्ड वर्टिकल ड्रेनेज। दिस प्रैक्टिस इन कॉफ़ी गार्डन। अब वर्टिकल ड्रेनेज में क्या होता है, ये कॉफ़ी गार्डन में किया जाता है। अब बात समझो कि जैसे मान लो ये एक फील्ड है, ठीक। अब इस फील्ड में क्या किया जाएगा कि यहाँ बीच बीच में थोड़ी दूर पर जगह पर क्या किया जाएगा कि खूब पतले पतले सुराख कर दिए जाएंगे। ऐसे समझो कि ऐसे लाठी लेके, एक मोटा सा कोई लाठी लेके या कोई पाइप लेके यहाँ पर ऐसे 2-3 फुट गहरा एक सुराख बना दिया जाएगा, एक होल बना दिया जाएगा। इसी तरीके से पूरे खेत में। तो क्या होगा, जो पानी है वो धीरे धीरे उस सुराख से होकर, यानी कि जो आपने छेद बनाया है खेत में, उस छेद से पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड चला जाएगा। तो ऊपर जो आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो आप नीचे आसानी से लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है वो बच जाएगी। तो ये एक तरीका ये होता है। ये ज़्यादातर किस में यूज किया जाता है, कॉफ़ी गार्डन में। जब मैंने कॉफ़ी की क्रॉप आपको पढ़ाई थी तो उसमें भी बताई है कि कॉफ़ी क्रॉप में वर्टिकल ड्रेनेज यूज किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिकल ड्रेनेज किस में यूज किया जाता है, तो वो कॉफ़ी का जो गार्डन होता है वहाँ पर यूज किया जाता है। कॉफ़ी कल्टीवेशन में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए वर्टिकल ड्रेनेज का यूज किया जाता है। उसके बाद जो है मेथड ऑफ वाटर मैनेजमेंट, मेथड ऑफ वाटर मेजरमेंट। वाटर मेजरमेंट का क्या मेथड होता है, जैसे समझो बात को, जब हम इरिगेशन कर रहे होते हैं खेत में तो हमको कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी देना चाहिए खेत को, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में पानी देने से हमारा लाभ नहीं होगा कुछ हमको, हाँ ये हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो इसी वजह से हमको पानी कैलकुलेट करके देना चाहिए, जितना क्रॉप की रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी देना चाहिए। तो इसी वजह से तो जो इसका जो वाटर मेजरमेंट की टेक्निक्स है वो कई तरीके के हैं, तो उन्हीं टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है ओरिफिसेस। ये ओरिफिसेस मेथड में क्या होता है कि जैसे इधर से मान लो ये क्या है, ये पाइप वाल है, इधर से पंप से पानी आ रहा है और ये खेत में जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इधर एक दो तरफ से नट लगे होते हैं, इन्हीं को हम जब पानी का फ्लो तेज करना होता है तो ये वाला जो ये रॉड दिख रहा है इसको हम और चौड़ा कर देते हैं। मतलब ये जो पानी निकल रहा है, ये फ्लो, पानी का फ्लो, इसको हम बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लो अगर हमने इसको ऐसे समझो, एक फिगर में ध्यान से, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ तक कर दिया, इसको बढ़ा दिया, यहाँ तक कर दिया, तो अब ध्यान से देखोगे कि बंद हो गया, पानी का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब जैसे इसको हम दूर कर देंगे वैसे पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से पानी का फ्लो मेंटेन किया जाता है, खेत में ज़्यादा पानी ना जाने पाए। टू मेजर्स वाटर इन कंपेरेटिवली स्मॉल स्ट्रीम लाइक फ्लो इनटू ब्रॉडर स्ट्रिप फरो चेक बेसिन, ये जो यूज किया जाता है ये काफ़ी कम मेजरमेंट, मतलब जहाँ पर पानी की काफ़ी कम मात्रा में ड्रेन आउट करना होता है या काफ़ी कम मात्रा में इरिगेशन करना होता है, वहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये पाइप के अंदर लगा होता है। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा बड़े पानी में नहीं यूज कर सकते। जैसे नहर पे हम नहीं लगा सकते कि हाँ एक नहर से कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वहाँ पर यह सिस्टम नहीं चलता। हाँ ये सिस्टम चलेगा कहाँ कि हाँ एक छोटा सा मोटर है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं इसको, जो हम खेत में यूज करते हैं छोटा सा मोटर, उसमें लगा सकते हैं कि हाँ इससे हम मेजर कर पाएँ कायदे से कि पानी कितना निकला है खेत में। उसके बाद जो दूसरा टाइप का है वो है वायर्स। आपने एक नाम सुना होगा रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स क्या होता है, इसमें वाटर को रिजर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर्स। वायर्स की मदद से क्या करते हैं, पानी को रिजर्व करते हैं
इसी वजह से इसको बोलते हैं रिजर्वायर्स। जो आप लोगों ने डैम सुना होगा, डैम, जो डैम बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या नहर बनवाने के लिए, जो डैम बनाए जाते हैं नदियों के किनारे, उसी डैम से ही मिलता जुलता एक शब्द रिजर्वायर भी कहा जाता है। तो रिजर्वायर में क्या होता है कि वायर्स के थ्रू वाटर को रिजर्व किया जाता है। वायर्स कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि किसी एक वाटर सोर्स की जगह पर, जो कोई एक वाटर सोर्स है, वहां पर एक दीवार बना देना, एक सीमेंटेड कंक्रीट की एक दीवार बना देना, इसी को कहते हैं वायर्स। इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर तो वायर में पड़ा रहेगा, रिजर्व रहेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पानी होगा तो क्या होगा, ऊपर से फ्लो करके बह के बाहर चला आएगा। तो जितना हमको पानी चाहिए उतना पानी हमेशा रिजर्वायर में बना रहेगा, और अगर ज़्यादा पानी हो गया तो अपने आप वो बह जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वायर्स। इसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इरिगेशन चैनल और द ड्रेनेज ऑफ चैनल आउटलेट एट द सोर्स। इसको सोर्स से पानी कितना निकला उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा हो कभी, तो गाँव में जो समरसिबल वाले ट्यूबवेल लगे होते हैं, वहाँ ट्यूबवेल में एक बड़ी सी टंकी बनी होती है, बच्चे जाके वहाँ पर नहाते भी हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक बना होता है स्ट्रक्चर, और यहाँ से पानी गिर रहा होता है, ऐसे आगे को ऐसे पानी गिर रहा होता है, पूरा ऐसे पूरी एक बड़ी सी टंकी बनी होती है, और टंकी में यहाँ से एक जगह से पानी गिर रहा होता है। तो उस पानी को कितनी हाइट से पानी गिर रहा है, मतलब कितना मोटाई से पानी गिर रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ऊंच से पानी गिर रहा है, और पानी की स्पीड कितनी है, उसी से हम निकाल सकते हैं कि पानी कितना निकल रहा है, 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है। तो ये वायर्स होते हैं, समझ गए बात। अब बेसिक इक्वेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू वायर्स। वायर्स से अगर डिस्चार्ज करना है पानी को तो कैसे पता चलेंगे, क्यूसी इक्वल टू CLH, मतलब कितने पानी निकल रहा है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमको बस केवल इतना ही जानना है कि ड्रेनेज के मेथड कौन कौन से हैं और उसको मेजर कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने कि पहला मैंने बताया था ओरिफिफर्स, और उसके बाद फिर जो दूसरा बताया मैंने वो वायर्स बताया। उसके बाद जो डिस्चार्ज रिलेशन है, इसके बाद एक वाटर को मेजर करने का, वाटर ड्रेनेज को मेजर करने का एक मेथड होता है वी नॉच मेथड। वी नॉच मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है। हाँ, अगर पेवर किसी JRF लेवल का एग्ज़ाम है या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है तो उसमें वी नॉच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज केवल इतना पता होना चाहिए हम लोगों को कि जो वी नॉच होता है ये वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए बनाया जाता है कि हाँ 1 घंटे में कितना पानी निकला हुआ। तो जैसे मैंने अभी जो फिगर बनाया था, इस टाइप का फिगर, वी नॉच में क्या होता है कि वो फिगर ऐसा होता है, और यहीं पर एक क्या होती है, लोहे की एक मेजरिंग स्केल लगी होती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये भी ट्यूबवेल के किनारे ही लगा होता है, ट्यूबवेल पे ही लगा होता है। वहाँ पर ऐसे वी टाइप का निकला होता है, ऐसे नहीं निकला होता। जैसे अभी मैंने बनाया था, इस तरीके का नहीं होता है। इस तरीके का होगा तो उसको वायर्स बोल देते हैं, लेकिन इसी में एक तरीका होता है वी टाइप का, इसको हम वी नॉच बोलते हैं। आप लोगों ने देखा कभी होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जब गूगल पर सर्च करेंगे वी नॉच तो आपको उसका फोटो देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों ने देखा जरूर होगा, क्योंकि ये गाँव में जो ट्यूबवेल लगे होते हैं वहाँ पर ये लगा होता है। फिर अगला है द डिस्चार्ज में बी कंप्यूटराइज यूजिंग द फॉर्मूला। इस जो वी नॉच होता है इसमें फॉर्मूला लगा के हम मेजर कर सकते हैं कि कितना पानी निकल रहा है। जैसे Q इक्वल्स टू इतना होता है। फिर ये फॉर्मूले जो हैं ये सब याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है वो है पार्सल फ्लेम मेथड, इसी को हम वर्चुअल ऑफ फ्लेम मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वायर और सबमर्ज ऑरिफिस और ऑरिफिस, मतलब ये जो आगे वाले जो आपने 2 मेथड पढ़े हैं, ऑरिफिस और वायर वाला मेथड, इन दोनों का कम्बिनेशन से बना है पार्सल फ्लेम मेथड। इस मेथड से भी वाटर का मेजरमेंट करा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।